नमस्कार, मैं रविकांत चौहान। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल गांव जवार न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और जैसा कि हर जगह चट्टी चौराहा गांव शहर अगर देखा जाए तो जहां पे दो लोग खड़े हैं तो वहां पे चुनाव की ही चर्चा हो रही है। हर तरफ चुनाव की ही चर्चा हो रही है और इसी चर्चा में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान के रूप में अगर देखा जाए तो 2 बार से क्षेत्र पंचायत सदस्य जिले के लदौरा सीट से जो है रह चुके हरकेश भाई मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल पे इनका स्वागत करेंगे और इनसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपनी परिचय दें। सर, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल गांव जवार का स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपने चैनल में बुला करके जो इंटरव्यू लेने का काम किया। जहां तक रही बात मेरे परिचय का, तो मैं 2007 के इलेक्शन में छात्र संघ का चुनाव 3 डिग्री कॉलेज से तैयारी कर रहा था, लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और छात्र संघों के चुनाव को भंग कर दिया जाता है। तो मैं लगातार मेहनत कर रहा था। उसके बाद जब 2012 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं 2012 में सिविल डिग्री नेशनल कॉलेज पहुंच गया था। 2012 का चुनाव मैं लड़ता हूं और कम ही दिनों में वहाँ पे के भाइयों और बहनों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया था, मुझे सिविल कॉलेज का रनर प्रेसिडेंट बनाया, उप विजेता बनाया था। लेकिन 2013 के इलेक्शन में फिर मैं पुनः पर्चा दाखिल करता हूँ। जस्टिस JS लिंगदो कमेटी के तहत मेरे पर्चे को खारिज कर दिया जाता है और 2014 में मैं अपनी बहन शीला यादव को सिविल कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाता हूं और वहां के भाइयों और बहनों ने उन्हें बहुत मतों से जिता करके सिविल 133 साल के इतिहास में पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। और उसके बाद जब मैं अपने क्षेत्र में आता हूं, तैयारी करता हूं जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ पे जो है बहुत लोग लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन आरक्षण के बंटवारे में सीट महिला हो जाती है। तो वहाँ पे जब मैंने अपनी माँ को लड़ाया तो वहाँ की जनता ने मेरी माँ को और मुझे अपने सर आंखों पे बिठाया था और उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताया था। फिर जब 2020 का इलेक्शन हुआ, जिला पंचायत सदस्य तब महिला सीट थी, उस बार मैं 3,500 वोट पर जीता था। अब की बार मैं 11,000 वोट पर के लगभग 5,500 मतों से पुनः जिला पंचायत सदस्य का आप सभी लोगों के आशीर्वाद से बना। जी। तो जैसा कि आप लोग सुने कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरकेश भाई बता रहे हैं कि अगली बार चुनाव में हम हार गए, इसके बाद दोबारा दाखिला किए तो उसमें पर्चा निरस्त कर दिया गया, फिर भी हार नहीं माने, लगे रहे और अंततः कामयाबी मिली। तो हरकेश भाई, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी चुनाव को लेकर आगामी 7 मार्च को जो है अपने विधानसभा में वोट पड़ने वाला है, तो अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आप यहाँ से किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? देखिए, निजामाबाद विधानसभा में जो है कि मैं भी अपनी दावेदारी किया था निजामाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से, लेकिन दावेदारी बहुत लोग करते हैं, मौका एक लोगों को मिलता है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। जहां तक रही बात मुख्यमंत्री का सवाल है, विधायकी का सवाल है, तो जहां लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही हो, जहां देश के अंदर बेरोजगारी अपने सबसे चरम सीमा पे हो, महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा हो, एक गूंगी और बाहरी सरकार नहीं सुन रही हो, ऐसे समय में मेरे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर कोई बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ संविधान और लोकतंत्र बचाने की कोई लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अगर मुझे टिकट दिया नहीं दिया, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है। मेरे लिए जितने भी भाई बहनों और क्षेत्र की जनता ने मेरे लिए सहयोग किया, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, आप सभी लोग जुट करके कुछ प्रत्याशी मत देखिए, बस साइकिल निशान देख करके निजामाबाद से जिसे भी आलम बदी साहब को अगर प्रत्याशी बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उसे आप भारी से भारी मतों से जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा दें और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। जी। मैं आपकी एक बात को दोहराना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आप बोले हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और आप छात्र संघ चुनाव में
एक बार प्रयास किए, असफल होने के बाद दोबारा आप प्रयास किए, प्रयास पे प्रयास किए और अंततः आपको कामयाबी मिली। और अभी आप बोले हैं कि मैं निजामाबाद विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी कर चुका हूं। तो ऐसे में आपके उस जवाब पे मैं लेना चाहूँगा, क्या मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती? तो आगे भी आप टिकट के लिए दावेदारी करेंगे या क्या कुछ खास प्लान है आपका? देखिए, जैसे आप कभी किसी के वर्तमान को देखोगे तो कुछ नहीं, हमेशा आदमी के भूतकाल को देखना चाहिए। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अगर माने राष्ट्रपति थे, दुनिया के 7 वैज्ञानिकों में उनकी गणना होती थी, उनका भूतकाल था और रेगिस्तान की गलियों में पेपर बेचते थे। अब्राहम लिंकन कोयला धरा के पढ़ते थे, उसी से लिखते थे, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। दुनिया जिसको गाली देगी कल सही कहेगी। लोग वाल्मीकि को चोर चोर कहते थे, आज दुनिया पूजा करती है। और समय तो राम जैसे राजा को बन बन में भटका दी थी। हमारी और आप में क्या औकात है? जो अल्लाह ताला और भगवान ने लिखा होगा वो होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को एक बात समझाते हैं कि जो नर कभी ना रुकेगा, जग सम्मुख उसके झुकेगा। बदलो तो बदल कर खुद देखो, दुनिया बदले या ना बदले। दिल में जब दृढ़ संकल्प रहे, मंजिल का कोई ना विकल्प रहे। पर खुद न हटो निज मंजिल से, मंजिल बदले या ना बदले। इसलिए मैं मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म ही पूजा है, जिसका जो काम है वो करे और फल देना तो भगवान के हाथ में है। तो जो लिखे रहेंगे होगा क्या? जी। तो कुल मिला के आगामी 2027 में आप जो है विधानसभा टिकट को लेकर दावेदारी करेंगे। और ठीक है, इसी कड़ी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर आप क्षेत्र की जनता से या विधानसभा की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता और विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूं, जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग व्यक्तिगत लाछन लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आलम बदी साहब, उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अगर इकाना की सबसे बड़ी स्टेडियम बनाया, एशिया की सबसे बड़ी, अगर आजमगढ़ के अंदर माने एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उन्होंने बनवाया है, अगर कलेक्ट्रेट बनवाया है, अगर जैसे महाविद्यालय बनवाया है, पुल बनवाया है, चाहे जितने भी योजना है, चक्रपानपुर पीजीआई बनवाया, हवाई अड्डा बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, अगर अखिलेश जी ने बनवाया है तो उसको आलम बदी साहब ने बनवाया। आलम बदी साहब ने बनवाया तो हरकेश यादव ने बनवाया। अगर हरकेश यादव ने बनवाया है, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने बनाया है। तो हम सोचते हैं क्यों एक अलग से आलम बदी साहब से सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया तो आलम बदी साहब ने किया है। वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे पड़ेगा, ना कि आलम बदी साहब के नाम पे पड़ेगा। हाँ, तो अभी अगर देखा जाए वर्तमान सरकार को लेकर, तो हर जगह जो है और हर क्षेत्र में एक ही चर्चा हो रही है छुट्टा पशुओं को लेकर। और युवा जहां बेरोजगारी का अपना जो है गीत गा रहे हैं, तो वहीं किसान जो है छुट्टा पशुओं से परेशान है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक आपने अभी किसान, जहां चौधरी चरण सिंह ने कहा था देश के खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों और खलिहानों से होकर नहीं गुजरा, देश का रास्ता अंबानी और अडानी के रास्ते से होकर गुजरेगा। ते चाहते हैं किसान और नौजवान ये सब बर्बाद हो जाए, एक कभी नहीं सोचते हैं कि आगे जाए। इसलिए जो तीनों की कृषि कानून बिल लेकर आए थे, आपने देखा उसमें 700 किसान शहीद हो गए थे और उनको वापस लेना पड़ा था। और भारत में प्रति वर्ष 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। और जहां तक छुट्टा पशुओं का सवाल है, निश्चित तौर पे ये 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो गेहूं देते हैं, वो हम तो सोचते हैं एक सीजन में उससे ज्यादा कहीं छुट्टा पशु चर जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं छुट्टा पशु को कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे, कितने लोग मर रहे हैं और ना जाने कितने ऐसे लोग मैंने छुट्टा पशु मर जा रहे हैं रास्ते में, देख के बहुत तरस आता है। हम लोग कहीं पर जाते हैं देखते हैं ऐसे तो हम लोग उसको गाड़ते हैं, इधर उधर करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं किसी ने ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। शिक्षा के मूल्य, जहां अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा हमारा बुनियादी संवैधानिक अधिकार है, वहीं पे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कहा। ये कहते हैं कि हम जीएसटी जो गरीबों के ऊपर लगे वो अमीरों के ऊपर कर, हम तो कहते हैं अब जीएसटी को जो हम जब
सिविली कॉलेज के अंदर पढ़ते थे तो हम लोग वहाँ एक नारा लगाते थे, शिक्षा पे जो खर्चा होगा बजट का 10वां हिस्सा होगा, राष्ट्रपति हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आखिर नरेंद्र मोदी इस पर क्यों नहीं बहस करते? बहस खड़ी करेंगे कि हिंदू और मुसलमान से देश नहीं चलेगा। देश जो है मैंने जनता से चलेगा, इंसान से चलेगा। किसी ने कहा है कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और गांधी जी ने कहा था कि हे राम बोलने वाले को जय श्री राम बोलने वाले ने गोली मारा था। गांधी जी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो इसलिए ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई नौजवान, गरीब, जनता, सबके हक और हुकूम की लड़ाई है। इस लड़ाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि मैं आगामी चुनाव को लेकर मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम होली, दीपावली, अन्य त्यौहार जो है धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह से हम सबसे आशा करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व को जो है पूरी तरह से जो है हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, हर किसी को मतदान करना चाहिए।